आज के दिन पे क्या है, आई टेल यू, द बेस्ट क्रीम, द बेस्ट टैलेंट ऑफ दिस कंट्री डज नॉट गेट इनटू रियल एस्टेट। व्हाई? बिकॉज क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री की कम है। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम, कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस नहीं है रियल। लोकेशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट important criteria when you want to buy any real estate, buy or lease any real estate for any specific purpose, be it residential or be it commercial. मेरी कंपनी में there are no sales executives या marketing executives or managers. We only have relationship managers. Because मुझे लगता है the biggest source of leads of business in real estate is reference. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में। और मैं हूं रियल एस्टेट की इस अमेजिंग दुनिया का होस्ट और गाइड नरेश अरोड़ा। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम रियल एस्टेट की दुनिया के एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, और उनके नज़रिए से हम रियल एस्टेट मार्केट को जानने के लिए और समझने के लिए एक कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान है वो वडोदरा रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एनआर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन भी है। तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे उनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से चमकते हैं ये या किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो स्वागत करते हैं सनफिन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अभिजीत भागवत का। स्वागत है अभिजीत जी रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा में। मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी, आप एक प्रोफेशनल रियल्टर हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी सफर की शुरुआत कब, कैसे और कहां से की। Thank you so much, Naresh bhai, and I am so grateful to you for this kind introduction, and I'm really humbled for this. So मैं सबके लिए बताना चाहूँगा that my name is Abhijit Bhagwat. I started my journey into real estate domain in 2008. 2008 से पहले I used to work for a private bank. ICICI बैंक में मैं होम लोन डिपार्टमेंट में काम करता था, मैनेजर था। मैंने जयपुर, बैंगलोर, पूना जैसे कई लोकेशंस पे होम लोन्स डिपार्टमेंट में आईसीआईसीआई बैंक पे काम किया। एंड 2008 आई वाज व्हाट 31 इयर्स ओल्ड, एंड मुझे लगा मुझे खुद का कुछ काम करना है। एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन माय ओन, सो आई केम बैक टू बड़ौदा, क्योंकि मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप स्टडीड एवरीथिंग इन बड़ौदा। सो आई केम बैक टू बड़ौदा एंड गॉट ऑन माय ओन। तो क्या करेंगे, तो बिकॉज होम लोन्स का बैकग्राउंड था, तो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट में क्या करेंगे, तो आई डिसाइडेड टू गेट इनटू रियल एस्टेट एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शंस बिजनेस। सो मैं यूएस गया, यूएस में 3 महीना रहा, and I studied how real estate transactions business is conducted in a professional and organized way in a developed economy, developed country like United States. And वो पढ़ाई करके, वो समझ के, सीख के, I came back to Baroda and I started this company Sunfin Realty, which eventually became a private limited company. एक्सेलेंट अभिजीत। अभिजीत जी, लोकल मार्केट में एक बेस्ट प्रॉपर्टी फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ग्रेट। सो मेरा ऑलवेज ये कहना है लोगों को, ना कि बिकॉज आई एम रियल्टर में मार्केटिंग कर रहा हूँ, बट रियल एस्टेट इज अ वेरी हाई वैल्यू डिसीजन। करेक्ट। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट or the biggest financial decision of your life, one of the biggest financial decision of your life. Correct. Buying a home for yourself or buying real estate. तो आपको हमेशा किसी न किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट का असिस्टेंस, हेल्प, गाइडेंस लेना ही चाहिए। सब्जेक्ट टू, पहले आप ये श्योर हो जाइए कि जिसके आप हेल्प ले रहे हो, जिसका आप असिस्टेंस ले रहे हो, वो पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी हो, उसके इंटेंशन में भी और उसकी कैपेबिलिटी में भी। करेक्ट, बहुत बढ़िया अभिजीत जी। अभिजीत जी, जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब लोकेशन क्या मायने रखते हैं? एक बड़ी फेमस कहावत है तो रियल एस्टेट में,
लोकेशन लोकेशन लोकेशन, जैसे वो एंटरटेनमेंट 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 है ना, वैसे लोकेशन लोकेशन लोकेशन. सो location is probably one of the most important criteria when you want to buy any real estate, buy or lease any real estate for any specific purpose, be it residential or be it commercial. लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोकेशन अगर 19 है आपके रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो आपको रहने के लिए शायद 19-20 मजा आ रहा हो आएगा उधर इतना, वो फिर भी वो तकलीफ वाला काम करेगा, पर 19-20 मजा आएगा. बट रिटर्न में तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 19 लोकेशन आपके बिजनेस को जीरो कर देगा. बिल्कुल बिल्कुल है. मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बहुत बताया कि पिक्चर है 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. वैसे प्रॉपर्टी भी लोकेशन लोकेशन और लोकेशन पे चलती है. बहुत Yes. बढ़िया अभिजीत जी. अभिजीत जी, वडोदरा जिसे संस्कारी नगरी कहा जाता है, तो वडोदरा में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे कौन कौन से एरिया है और उसमें से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मतलब ये अगर बड़ौदा के अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि बड़ौदा में ऐसे कौन से एरिया पे जहाँ पे लोगों को रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. Great. मैं पहले बड़ौदा के बारे में बताऊंगा. मुझे हमेशा हमेशा से ये लगता आया है कि बड़ौदा विच इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, अहमदाबाद सूरत के बाद बड़ौदा आता है. इनफैक्ट अहमदाबाद और सूरत के बीच में है बड़ौदा. सो बड़ौदा को अभी तक अपना ड्यू क्रेडिट मिला नहीं है, ऐसा मुझे हमेशा से लगता है. एंड मुझे लगता है बड़ौदा में आज के दिन भी रियल एस्टेट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज. अगर फ्लैट्स की बात करूं ना, तो अहमदाबाद में आज 3,000 रुपया स्क्वायर फीट से लेकर मिनिमम 3,000 रुपया में मिलता होगा अहमदाबाद में फ्लैट, जब दूर दराज के एरिया में जहाँ पे सबसे सस्ते फ्लैट्स मिलते हैं वहां पे, और महंगा से महंगा 10-12 हजार रुपया स्क्वायर फीट तक मिलता है. सूरत में 3,500-4,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपया स्क्वायर फीट तक फ्लैट्स मिलते हैं. वहीं बड़ौदा में आज के दिन में भी 2,200-2,500 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर महंगे से महंगा फ्लैट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिलता है. क्या बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. छोटा शहर है, 25 लाख का आबादी है, एंड बहुत रहने का मजा आता है. रियल एस्टेट बहुत अफोर्डेबल है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर पीपल हु वांट टू सेटल डाउन. बड़ौदा रियल एस्टेट के मामले में. ओके. बड़ौदा की बात करूं अब तो लाइक अहमदाबाद, बड़ौदा भी वेस्ट बड़ौदा एंड ईस्ट बड़ौदा ऐसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है. वेस्ट बड़ौदा इज प्रीमियम, जहाँ पे भाईली उभर के आया है लास्ट 10-15 सालों में. एंड गोत्री सेवासी, भाईली गोत्री सेवासी, ये लास्ट 10 साल के उभरते हुए एरिया से. एंड अगले 10 साल मुझे लगते हैं वो बिलोंग टू पादरा रोड. जो नया बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, जहाँ पे 80% आपका ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा NH8 से, वो बड़ौदा के वेस्ट में है. एंड पादरा रोड से वहां पे बड़ौदा का एंट्री एग्जिट है. तो ये किसी को भी बड़ौदा शहर में एंटर करना है तो वो पादरा रोड के थ्रू ही एंटर होगा. बाहर जाना है तो पादरा रोड से ही बाहर जाएगा. तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है. पादरा रोड इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ बड़ौदा रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 10 years. एंड अगर आप ईस्ट साइड की बात करो, ईस्ट बड़ौदा, तो ईस्ट बड़ौदा इज लाइक अफोर्डेबल. तो जहाँ पे 2,000 रुपया, 2,200 रुपया, 2,500 रुपया स्क्वायर फीट में फ्लैट्स आज के दिन भी मिलते हैं. तो वाघोडिया रोड पे जो एरिया, वाघोडिया रोड और आजवा रोड के बीच में अणखोल, जिसका नाम है अणखोल, ये एरिया बहुत ज्यादा उभर के आया है लास्ट 3-4 साल में. और अगले 7-8 साल मुझे उसका फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट लग रहा है. बहुत बढ़िया अभिजीत जी. तो आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बताया कि ईस्ट और वेस्ट का जो डेफिनेशन आपने समझाया, तो ये बड़ौदा की ऑडियंस के लिए बहुत समझने लायक रहेगा कि अगर ईस्टर्न पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे जाए, वेस्टर्न पार्ट में कहाँ है. और बहुत अच्छी चीज आपने बताई अभिजीत जी के, जैसे ही अभी ये बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर का जो एंट्री आपने पॉइंट बताया वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा. एक्सेलेंट. अभिजीत जी, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में हैं और अभी आपने पैरेलली होटल इंडस्ट्रीज में भी अपने कदम रखा है. ऑलमोस्ट यू हैव टू सक्सीड वन प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट आपका पैरेलल चल रहा है. तो आपने उस प्रोजेक्ट को एक रिलीज में भी कन्वर्ट किया है. तो उसके पीछे का आपका हेतु क्या है और आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जब एक रियल एस्टेट का काम कर रहा है, साथ में होटल इंडस्ट्रीज में आ रहा है, और आप आपके एक
मिडिल क्लास फैमिली को भी इतना अच्छा एक बेनिफिशियल मतलब इन्वेस्टमेंट का जरिया दिखाया है जिसको हम रिलीज प्रॉपर्टी कहते हैं। और आई अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस। तो ये इंडस्ट्रीज में आने का आपका थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? ग्रेट। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर का काम होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एक प्रॉब्लम एरिया है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो ये जो आपने मेरा वेंचर है HSE वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उसमें वी बिल्ड होटेल्स, वी बिल्ड हॉस्पिटैलिटी एसेट्स, मतलब कि हम होटल्स बिल्ड करते हैं एंड उसको हम स्ट्रेटा सेल लीज बैक मॉडल के ऊपर ये प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं। मतलब कि हम एक होटल के लिए जमीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें छोटी छोटी कमरे, छोटा छोटा फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, छोटा छोटा पीस ऑफ रियल एस्टेट हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं और उनसे लीज पे वापस लेते हैं और इसको होटल में कन्वर्ट करते हैं बिल्डिंग को, और होटल चलाते और पैसा कमाते। तो इधर 3 प्रॉब्लम एरियाज में बताता हूँ और 3 प्रॉब्लम एरियाज का क्या सॉल्यूशन है मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो लास्ट कुछ सालों में रियल एस्टेट से दुखी हो गए थे। अरे यार हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया बट हमको रिटर्न नहीं मिलता है। क्यों रिटर्न नहीं मिलता है? बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ना ही हमारे प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ रही है, ना ही हमारी प्रॉपर्टी किराए पे जाती है और ना ही उसका कुछ रेंटल रिटर्न मिलता है। करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदो और अब हमको किराए पे दे दो, पहले ही दिन से आपका किराया शुरू। 20 साल के लीज टेन्योर पे हम लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो 20 साल आपको हर महीने किराया मिलता रहेगा एंड आपका एनुअल रेंटल रिटर्न जो हम देते हैं वो शुरुआत में 7.5% और एवरेज गिनोगे तो 10% के आसपास आता है। ओह वाओ। एनुअल रेंटल रिटर्न विच इज ह्यूज एंड दिस इज नेट। इसमें ना ही कोई प्रॉपर्टी टैक्स कटता है, ना ही कोई मेंटेनेंस का खर्चा कटता है, ना ही बीच में टेनेंट ने खाली किया तो कुछ मंथ्स का वैक्यूम हो गया, गैप हो गया, रेंट नहीं मिला, अगला टेनेंट ढूंढा तो ब्रोकरेज देना पड़ा। नथिंग डूइंग, पहले महीने से 240th मंथ तक आपको हर महीने टाइम पे किराया मिलता है और अच्छे रिटर्न के साथ। तो जो रिटेल इन्वेस्टर था, छोटा इन्वेस्टर था, 30 लाख 40 लाख 25 लाख वाला, उसको हमने बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया, वो ये हैप्पी। दूसरा मैं मेरी बात करता हूँ, तो मैं अगर ये होटल बनाता, एक होटल बनाता हूँ 50 करोड़ रुपए में, तो उसमें से 20 करोड़ मैं लगाता हूँ, 30 करोड़ का मैं लोन लेता तो 9% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को इंटरेस्ट पे करता। उसकी जगह पे मैं अपने क्लाइंट को 7.5% दे रहा हूँ, तो मेरा बेनिफिट है 2-2.5% का। आई एम ऑल्सो एट बेनिफिट। अच्छा, मेरा बुक भी डेट रीडर नहीं है। अगर मैं बैंक से लोन लेता तो मेरे बुक पे डेट दिखता। अभी मैं डेट नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी से प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा हूँ, तो माय बुक्स आर नॉट दैट हेवी। सो फाइनेंशियल लैंग्वेज में माय बिजनेस मॉडल इज एसेट लाइट व्हिच गिव्स मी लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल अप माय बिजनेस। करेक्ट। तो अब वो मेरा बेनिफिट है। अच्छा, हम बहुत अफोर्डेबल कीमत में 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज बनाते हैं, तो हम जहाँ पे मेरे इक्विवेलेंट होटल में आपको 5,000 रुपए में पर नाइट कमरा मिलता है, हम लोग 4,000 रुपए में दे पा रहे, तो हमारे कस्टमर्स को भी उसका बेनिफिट हो रहा है। तो हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसीलिए यह बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल है। वी आर रनिंग वन सक्सेसफुल 4 स्टार प्रीमियम लग्जरी होटल इन बड़ौदा, रीजेंटा फेयरलार्क इन बाइली, और दूसरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। बहुत अच्छा हुआ आपने लोकेशन बता दिया, लेकिन मैं वो लोकेशन पूछने वाला था। पहला तो हो गया आपने रीजेंटा बाइली, और दूसरा लोकेशन कौन सा है अभिजीत जी? सर दूसरा हमारा उससे भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है, अकोटा। अकोटा Oh. इज दी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन ऑफ बड़ौदा। तो हमारा जो लोकेशन है उसके सामने ही ताज विवांता है, हमारे ही बगल में Oh. रॉयल ऑर्किड है, हमारे ही बगल में फॉर्चून है। सो सारी ब्रांडेड और बड़ी अच्छी होटल्स हमारे आसपास ही है क्योंकि वो बहुत प्रीमियम लोकेशन है। बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया। एक चीज आपने इसमें बताई, बट थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा लगता है वो करेक्शन ऐसे हो सकता है कि आपने बोला फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी, लेकिन आप एक उनको उसकी रजिस्ट्री भी करके दे दो, तो इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। या सो आइडिया ऐसा है कि हमने जमीन खरीदी, एक बिल्डिंग बनाया जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें ऑफिस है। सपोज अभी जो मेरा अकोटा में प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें 130 यूनिट्स है। ओह। फॉर एग्जाम्पल 140 यूनिट्स है 7 मंजिल पे, तो हर मंजिल पे 20 यूनिट्स है, तो वो कमर्शियल स्पेस है, 20 कमर्शियल स्पेस है एक फ्लोर पे। तो नीचे के 3 फ्लोर्स का ओनरशिप हम रखते हैं, हम खुद इन्वेस्ट करते हैं उसमें, हम बेचते नहीं है।
एंड वहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स बनते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनते हैं, लॉबीज, रिसेप्शन, ऑफिस, किचन, ये सब बनता है। एंड जो रूम्स है होटल के, वो ऊपर के ऑफिस स्पेसिस होते हैं कमर्शियल, वो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेच देते हैं, तो उनको सेल डीड होता है उनके नाम पे, वो दे एक्चुअली ओन दैट प्रॉपर्टी, बकायदा उनके नाम पे सेल डीड होता है। एंड हालांकि जब उनके नाम पे सेल डीड होता है तभी वो हमको लीज डीड करके हमको किराए पे दे देते हैं। एक्सेल मतलब देखो, आप ये आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि जो ले रहा है उसको एक आरओआई भी मिलेगी, एक एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीमेंट भी आएगा और एप्रिसिएशन भी आएगा, तो प्रॉपर्टी बिकेगी। तो एक्सेलेंट अभिजीत जी। As customer can expect 7 to 8% capital appreciation annually and 9 to 10% of rental return. So सालाना 15 से 16% का उसको रिटर्न मिलता है ओवर लॉन्ग टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिजीत जी, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं, ऐसे रियल्टर्स आपकी लाइफ में भी आए होंगे, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने चाहे उतार या चढ़ाव उसको हैंडल कैसे किया। मैं सिर्फ रियल्टर की नहीं, किसी भी बिजनेसमैन की बारे में बात करूंगा। तो एक सैलरीड आदमी होता है ना, उससे एक बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा पैसा कमाता है। करेक्ट। क्यों कमाता है मालूम है? क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए नहीं कमाता है। सैलरीड आदमी उतनी मेहनत करता है जितना एक बिजनेसमैन करता है, शायद ज्यादा करता है। सही होता है। बट सैलरीड आदमी की लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता है, इनकम की बात कर रहा हूँ। बिजनेसमैन की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, आज अच्छा बिजनेस हुआ, कल नहीं हो रहा है, 2 दिन कोई कस्टमर नहीं है, 4 दिन हुआ बिजनेस पर कलेक्शन नहीं आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम एरिया से, उसकी वजह से उसको इनकम ज्यादा होती है एक्चुअल में। करेक्ट। रीडर की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम, कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस नहीं है रियल्टर में। किसी भी रियल्टर की बात करो, अगर वो साल के में 12 महीने हैं, अगर वो 20 डील्स करता है, तो कई महीने होंगे जहाँ पे एक भी डील नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, मेरा मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे इनकम होगा। और कभी कभी मतलब 3 महीने इतने बुरे जाएंगे कि वो डाउट में रहेगा, और 1 महीना इतना अच्छा जाएगा कि पूरा साल का इनकम निकल जाएगा। करेक्ट। तो यही मजा है इस लाइन का। एंड जबकि उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हमने। कोविड वॉज अ बैड टाइम, 1.5-2 साल हमारा बिजनेस बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ। एंड बीच बीच में तेजी मंदी आती रहती है बिजनेस में, बट ओवरऑल रियल एस्टेट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। एक्सेल। अभिजीत जी, आप एनआर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट और एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के चेयरमैन भी हैं, और आपने और मैंने आरआईसीएस भी किया है, लाइक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वे, जो ईएलपी का जो कोर्स था। तो आप एज अ आगे क्या नया करना चाहोगे जिससे रियल एस्टेट एजुकेशन में नया रिवॉल्यूशन आए। सो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेंज एजेंट इस इंडस्ट्री के लिए होगा, वो होगा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आज के दिन पे क्या है, आई टेल यू, द बेस्ट क्रीम, द बेस्ट टैलेंट ऑफ दिस कंट्री डज नॉट गेट इनटू रियल एस्टेट। व्हाई? बिकॉज क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री की कम है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हर माँ बाप सोचता है बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कोई रियल्टर बनाओ नहीं सोचता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी की कमी है। क्यों क्रेडिबिलिटी की कमी है? बिकॉज एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी आदमी ब्रोकर बन सकता है, कोई भी आदमी रियल्टर बन सकता है, उसको समझ नहीं है, उसको आता नहीं है, स्किल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी रियल्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है उसको। सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट between a skilled realtor and Tom, Dick and Harry or anybody who is in over there? So education is going to be the biggest differentiator. Skill development. आज तक क्या हुआ है कि बिकॉज दिस वॉज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से स्किल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। एनआर इंडिया would try to bring that change along with many other peoples to bring opportunity for skill development, for upliftment, for education of realtors, which would be the differentiator between them and the रातों रात कोई भी रियल्टर बन गया, ब्रोकर बन गया, उनमें फर्क यही चीज करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिजीत जी, आप वडोदरा रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आपने बहुत सारे इनिशिएटिव आपकी प्रेसिडेंटशिप में लिए हैं। तो आगे के समय में आप ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लेना चाहोगे जिससे वीआरए मेंबर्स को एक प्राउड फील हो। लास्ट 1 साल से मैं वडोदरा रियल्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, वीआरए का। एंड वी हैव बीन एन वेरी वेरी वाइब्रेंट organization, trade association. We are trying to make
it feel to the industry that if someone who is a VRA member, उसमें कुछ बात है, वो कुछ अलग है, वो बाकी के ब्रोकर से, रियल्टर से वो कुछ अलग है, उसका इंटीग्रिटी लेवल, उसके एथिक्स, उसका नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा बढ़िया है. And this is one thing we are trying to upgrade our members as much as possible. And सबसे बड़ा जो चेंज हम लाना चाहते हैं, अभी हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है एंड एक बैच उसका हमने लिया भी सही 2 महीने पहले. एंड अभी हम पूरे साल में हम ये सबके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे, वेदर एनीवन हु इज अ VRA मेंबर और ए नॉन मेंबर और एनीबडी हु इज इनटू रियल एस्टेट, उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है. 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 10,000 रुपया उसकी फीस होती है. एनीबडी, एक रियल्टर को किसी को भी मतलब रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में काम करना है तो जितनी चीजों का नॉलेज होना चाहिए वो सब उसमें इंक्लूड किया गया है. एक बहुत बढ़िया कोर्स हमने डिजाइन किया है एंड वो हम ट्रेनिंग इन्वाइट करते हैं. आई थिंक दिस वन इनिशिएटिव विल बी द गेम चेंजर. बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया. हो सकता है कि ये आपने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो बड़ौदा में आने वाले कल में काफी सारे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं वो भी इस चीज को लेके VRA में ज्वाइन हो. वेरी गुड अभिजीत जी. अभिजीत जी, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में नेटवर्किंग और रिलेशनशिप अब बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है. एक रियल्टर को अपने क्लाइंट के साथ क्या कमिटमेंट होना चाहिए? सुपर. इसके 2 जवाब है कि क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्किंग का और रिलेशनशिप का. राइट. मेरी कंपनी में देयर आर नो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स. वी ओनली हैव रिलेशनशिप मैनेजर्स. यू नो द रीजन व्हाई इज इट सो? बिकॉज मुझे लगता है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स ऑफ बिजनेस इन रियल एस्टेट इज रेफरेंस. और रेफरेंस आपको वर्ड ऑफ माउथ से ही मिलता है. वर्ड ऑफ माउथ का रेफरेंस, आपने किसी के साथ किसी को अच्छा सर्विस दिया और उसके बाद अच्छा रिलेशनशिप रखा, एंगेजमेंट रखा, तभी आपको मिलता है. मोर देन 50% ऑफ बिजनेस आपको आपने कोई अच्छा काम किया और रिलेशनशिप मेंटेन रखा हो ना, उसी से मिलता है. नया बिजनेस ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. और ऐसा क्यों है उसका रीजन मालूम है आपको? बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन. एंड a customer is buying real estate, he is taking one of the biggest financial decision of his life. He needs assurance, he needs a good man, he needs a trustworthy man whom he shall be seeking guidance from. If you are that right person, वो कस्टमर हमेशा के लिए आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. एक्सीलेंट अभिजीत. अभिजीत जी, मैंने देखा है कि आज के समय में काफी सारे नामी और बड़े रियल्टर्स, जैसे कि मैं आपको एक नाम देता हूँ, मिस्टर रवि केवल रामानी, जो एक इन्फ्लुएंसर भी है और एक रियल्टर्स भी है. उनके साथ अभी एक ब्रोकरेज को लेके एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कोई बिल्डर्स के साथ. तो आपको क्या लगता है कि रियल्टर्स फैटर्निटी के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिसे कोई भी रियल्टर्स को ब्रोकरेज की चिंता ना रहे और ब्रोकरेज की सेफ्टी भी मिले? Brokerage assurance is one of the biggest thing that is needed in this industry. because सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं इस इंडस्ट्री में. एक है एक प्रिंसिपल कंपनी का प्रोडक्ट एक ब्रोकर किसी क्लाइंट को बेचता है, मतलब बिल्डर का प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को ब्रोकर बेचता है, राइट. दैट इज अ B2C ट्रांजैक्शन. और दूसरा तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक क्लाइंट है, उसका फ्लैट या बंगलो है और दूसरे क्लाइंट को खरीदना है, रीसेल ट्रांजैक्शंस, C2C ट्रांजैक्शंस. सो B2C की बात करते हैं तो B2C ट्रांजैक्शन में एक ब्रोकर जो काम कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, लीड जनरेट कर रहा है, प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और फिर जाके ट्रांजैक्शन करता है. एक बिल्डर के यहाँ पर किसी कस्टमर को फ्लैट दिलवाता है तो उसको कॉम्पिटिशन डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर के साथ भी होता है. कस्टमर के पास 2 चॉइस है, किसी भी कस्टमर के पास वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदे, एज वेल एज डायरेक्ट भी जाके खरीदे. किसी भी वो साइट बन रही है वहां पे जाके वो इंक्वायरी करके खरीद सकता है, राइट. सो मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये एक डायलेमा वाला एरिया है कि ये क्लाइंट ब्रोकर के थ्रू आया है, डायरेक्ट आया है, या मेरे को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. सो जो भी एक ब्रोकर ने किया हुआ मेहनत है उसको उसका ब्रोकरेज का एश्योरेंस मिले, ये एक बहुत
जरूरी चीज है, क्योंकि आज के दिन पे भी बहुत सारे ब्रोकर्स को अननेसेसरी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्डर्स उनकी ब्रोकरेज नहीं देते जबकि उसने मेहनत किया हो तभी भी, क्योंकि ये एक ही इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें आपको सारा काम पहले करना है और फिर पैसा आपको बाद में मिलता है। करेक्ट। एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन किसी की नीयत आपको पैसा देने की है कि नहीं है उसके ऊपर। सो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो, डॉक्यूमेंटेड हो कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोकर के एज वेल एज बिल्डर के, वो बहुत जरूरी है। ये इसकी बात हो गई। C2C, कस्टमर टू कस्टमर के केस में भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दो कस्टमर्स आपस में मिल जाते हैं और एक ब्रोकर को उसका जो ड्यू है वो पैसा देते नहीं है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन वुड बी अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकर शुड बी एडरिंग टू। अभिजीत जी, क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि एक ब्रोकर फ्रेटर्निटी पूरी इकट्ठी हो, लाइक, और इस चीज की एक आवाज एक लेवल पे जाए कि जहाँ पे एक बंदे ने एग्रीमेंट भी किया है, नीति नियत की बात आती है, एग्रीमेंट भी किया, लेकिन जब आप किसी को बिल्कुल डिनाई कर देते हो मार्केट से कि भाई नहीं, आज ये प्रॉब्लम हुआ है, हम आपके साथ कल से डील नहीं करेंगे, तो वो वॉइस एक नेशनल वॉइस बन जाता है। तो क्या लगता है कि आने वाले कल में ऐसा कुछ होगा? वो एक वॉइस ना कि सिर्फ नेशनल वॉइस बन जाता है, वो एक क्रेडिबल वॉइस भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। NAR इंडिया का वन ऑफ द मोटिव्स इज टू बिकम क्रेडिबल वॉइस ऑफ रियल्टर्स इन दिस कंट्री। NAR इंडिया काम कर रहा है। तो ये मेरे को लगता है जिस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ रियल एस्टेट बढ़ रहा है, उसी तरह से ये एक चीज भी आज नहीं तो कल जरूर से होगा। 2-4 साल में होगा, 10-12 साल में होगा, बट होगा जरूर। एक्सेलेंट। अभी जी, हमारा जो अभी नेक्स्ट सेगमेंट्स है वो फन सेगमेंट्स है। उसमें कुछ भी फनी सवाल मैं आपसे करूंगा, आपको क्विक क्विक रिप्लाई देना है। तो आपके ख्याल में अगर आपका मोबाइल फोन भी बोलने लगे, आपके ख्याल में अगर आपका मोबाइल फोन भी बोलने लगे, तो वो आपसे सबसे पहला क्या क्वेश्चंस करेगा और आप उसका जवाब क्या दोगे? अरे सवाल तो पता नहीं, पर वो बोलेगा अरे यार बस कर, अब कितना काम करवाएगा मेरे से। बहुत बढ़िया। अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल यानी मिस्टर इंडिया हो जाते हो, तो आप किस चीज का सबसे ज्यादा मजा लोगे? अरे यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ तो मैं क्या चीज करूंगा मजे से? करेक्ट। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद मुझे जिन जिन से पैसे लेने हैं उनसे पैसे वाकई मुझे कैसे ले सकूं, पैसा मैं आ नहीं रहा है, मेरी ब्रोकरेज कलेक्ट कहाँ से कर सकूं, उसके लिए काम कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आपकी जिंदगी एक बॉलीवुड फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता, और उसका कोई भी एक गाना जो पुराना पहले रिलीज हो चुका हो या नया रिलीज हो, तो उसका गाना क्या होगा? टाइटल क्या होगा तो मैं बता सकता हूँ, कॉमन मैन, हाउ अ कॉमन मैन कैन डू ग्रेट इन लाइफ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बहुत बैकग्राउंड एंड विदाउट इवन बीइंग अ हीरो I feel that I've done great in life, so which is also a good thing without becoming a hero. So एक कॉमन मैन की लाइफ, ये कॉमन मैन की जिंदगी, इस के ऊपर मूवी बन सकता था, मूवी क्या सीरीज बन सकता था। आजकल सीरीज बहुत बन रहे हैं एंड जरूरी नहीं है यू हैव टू बी अ हीरो और बी इनटू समथिंग वेरी हीरोइक कि आपका सीरीज बने। और गाना कौन सा होता? अरे यार बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज ये फन सेगमेंट है, कुछ भी हो सकता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वाह, माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अगर आपको किसी देश में 1 महीने के लिए फ्री में जाने का मौका मिले, तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? मैं मई के महीने में जाऊंगा यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में जहाँ पे वेदर 10 डिग्री से 15 डिग्री से ऊपर ना हो। अरे 45 डिग्री से अभी आप मई में हम बैठे हुए 10-15 डिग्री, मेरे को तो आधा जन्नत उधर ही मिल जाता है। एब्सोल्युटली। अगर आप एक खोज करता है तो आप किस चीज की खोज करना चाहोगे? जिस तरह से आज मोबाइल्स पे आप, मैं इधर बैठे बैठे अमेरिका यूरोप कहीं क्योंकि बात कर सकता हूँ, दुनिया के इस पार से उस पार बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है आगे का टाइम आएगा, ये भी किसी ने सोचा नहीं होगा आज से 100-200 साल पहले,
तो मैं आंख बंद करके फोन करके उधर बात करता हूँ अमेरिका, उसी तरह से आंख बंद करके इधर से उधर पहुंच जाऊं, ये भी हो पाएगा शायद, और मैं वो ढूंढना चाहूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड प्यार। ये जी आपका सपना क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ओके, आज तक मैंने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया है, बट वन थिंग दैट आई रियली वांट टू लीव बिहाइंड व्हेन आई लव दिस ग्रेट प्लेस व्हिच इज कॉल्ड अर्थ और वर्ल्ड, is I want to leave behind a forest of 1,000 acres ओह, with more than 1 lakh, 2 lakh trees, fully grown trees, a green patch of about 1,000 acres, which is being inhabited by millions of birds and insects and human beings and so much of flora and fauna around. And if I'm able to create that in the next 15, 20, 25 years that I'm going to walk on this earth, that is what I want to leave behind. वो आपका ये जो आंसर है वो गौरी सुनेगी और आपके बच्चे भी सुनेंगे तो वो प्राउड फील करेंगे। अभिजीत जी, अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो यंगस्टर रियल एस्टेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में किन खास बातों को ध्यान में रखें? इनफैक्ट मैं तो एडवाइस करूंगा बहुत सारे बच्चों को कि रियल एस्टेट इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, एंड प्लीज सिलेक्ट रियल एस्टेट एज योर प्राइमरी चॉइस। कुछ कहीं पे और कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में तो मैं रियल एस्टेट में चला जाऊं। मेरे जनरेशन के लोग ज्यादातर उस तरह के 90% रियल्टर उस तरह से होंगे कि कहीं और सक्सेस नहीं मिल रहा है तो रियल्टर बन जाते हैं। करेक्ट। मैं आज की जनरेशन को बोलूंगा प्लीज चूज दिस फील्ड बिकॉज ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया फील्ड है। आप जैसे नौजवानों की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा कीमत है। एंड ओनली थिंग इज कि रियल एस्टेट में फर्स्ट यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस। करेक्ट। तो आज के दिन पर मैंने देखा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब ज्यादातर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ 2-4 साल वो नहीं करेंगे तो भी दे आर टेकन केयर ऑफ। इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। यहाँ पे जितना इनकम है ये वहाँ वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। और सिर्फ इनकम है इसलिए नहीं, बट इनकम जब आपको होता है ना तब किसी और का भी उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। बिल्कुल से। जब 2% का प्रॉफिट हो रहा होता है तब किसी को 100 रुपए का घर बन रहा होता है, खुद का जिंदगी का सपना पूरा हो रहा होता है, वो उसका कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। तो किसी को आप अच्छा काम करवा के देते हो और आप पैसा कमा रहे हो, तो सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल से। ग्रेट प्लेस, हैव पेशेंस, हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटीग्रिटी। ये एक फील्ड है जहाँ पे फिसलने के बहुत सारे आपको मौके मिलते। अब एक बार फिसलोगे, 2 बार फिसलोगे, जिंदगी भर के लिए अपना नाम खराब कर लोगे। तो प्लीज शॉर्टकट न ले, अच्छी इंटीग्रिटी के साथ, अच्छे एथिक्स के साथ काम करें, पूरी जिंदगी आपको अच्छा पैसा कमाने मिलेगा। एंड हैव पेशेंस। थर्ड चीज, कीप ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग। कोई इंडस्ट्री, कोई आज के दिन पे कोई मतलब जगह नहीं है, कोई डोमेन नहीं है कि जिसमें कंटिन्यूस सीखना ना पड़ता हो। अब कंप्यूटर्स की फील्ड में चले जाइए, मेडिकल की फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, प्रोफेशनल्स को आज के जमाने में सीखता रहना पड़ता है। तो इस फील्ड में भी वही है, कीप योर लर्निंग ऑन ऑलवेज। एक्सेलेंट। तो अभिजीत जी, आज की जो जनरेशन ने ये पूरा एपिसोड देखा, मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये एपिसोड देख के जो नई जनरेशन है वो भी एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग में ज्वाइन होगी। जो भी लड़के आज की तारीख में बीकॉम या बीएससी या 12th है, उनके लिए भी एक अच्छा सेगमेंट्स है जहाँ पे वो अपने आप को एक प्रोफेशनल रूप में लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार करना। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार करना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो बस याद कर लेना। तो आज की हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है और मुझे आशा है कि सभी ने रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से समझा होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की रोचक चर्चाएं और अनुभवी दृष्टिकोण के लिए जुड़े रहिए रियल टॉक विद नरेश पी अरोड़ा के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।
थैंक यू अभिजीत जी। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू सो मच।